नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन। अब देखो हमने क्या किया था, अब तक जब हमने ब्रैग्स लॉ किया था तो हमने डाइफ्रैक्शन की, फिर उसके बाद इंटरफेरेंस करके स्क्रीन पे पॉइंट लेके आए। ठीक है, स्क्रीन पे पॉइंट्स आए थे। अब जो पॉइंट्स आए हैं अब उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। अब हम वो इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं कि जब एक्सरे डाइफ्रैक्शन हमने कराई क्रिस्टल में से, ठीक है, तो हमारे पास ये इंटेंसिटी कितनी आ रही है, इन डॉट्स की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो अब हमारा टारगेट है इंटेंसिटी फाइंड करना। तो इंटेंसिटी होती किसके इक्वल है? इंटेंसिटी होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, एफ क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरेज। एफ क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड ऑफ डाइफ्रैक्टेड एक्सरे। क्योंकि इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के। तो एफ हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ डाइफ्रैक्टेड एक्सरे। अब हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है वो इक्वल होता है एफ इंटू एस। अब देखो हमारे पास एक अगर यूनिट सेल है, ये मैं क्यूब ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं एक क्यूब ले रही हूँ तो अगर मैंने देखना है कि टोटल मेरा यूनिट सेल है, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूँ तो एटम यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो मैं पूरे यूनिट सेल का देखना चाहती हूँ कि मुझे उससे कितनी इंटेंसिटी आ रही है। तो उसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कि एक एटम से अगर एक एटम डाइफ्रैक्शन कर रहा है तो उससे मुझे कितना एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और फिर क्या करेंगे हम पूरे यूनिट सेल से देखेंगे कि मुझे कितनी एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो जो एफ है, एफ क्या है हमारा? एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर। एफ क्या है हमारा? एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर। एटॉमिक का मतलब है कि ये हमें एटम के बारे में बताएगा कि एटम कितनी डाइफ्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, अब देखो एफ किसके इक्वल होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम एन एटम। एटम से कितना एम्पलीट्यूड मिल रहा है मुझे, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन से कितना एम्पलीट्यूड मिल रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरेज डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एफ क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर है। एफ हमें एटम के बारे में बताएगा कि एटम कितना एटम से हमें कितना एम्पलीट्यूड मिल रहा है जो एक्सरे वो डाइफ्रैक्ट करेगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितनी डाइफ्रैक्शन करेगा। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड। तो एफ इसके नाम से ही पता चलता है क्या है? एटम के बारे में बताएगा। अब एक एटम का तो हमने पता कर लिया एम्पलीट्यूड, अब हम मुझे पूरे यूनिट सेल का फाइंड करना है। तो यूनिट सेल के लिए ये एटम का है, ये मुझे पूरे यूनिट सेल का बताएगा। तो एस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर अरेंजमेंट बताएगा कि हाँ एटम के अरेंजमेंट कैसे है, उससे कैसे मुझे कितना एम्पलीट्यूड मिल रहा है, वो मुझे एस बताएगा। तो एस की वैल्यू क्या होगी? एस की वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे, ये सारा सेम है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक फैक्टर में क्या है? हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है एटम से, डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड मिल रहा है इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरे यूनिट सेल का देखेंगे डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये थे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। अब हमारा
अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, अब ये क्या है? एस है, ये किसके इक्वल होगा? अगर यूनिट सेल है हमें पहले फाइंड करना होगा कितने उसमें एटम हैं, ठीक है, क्योंकि एफ मुझे एक एटम के बारे में बताएगा। अगर हमने पूरे यूनिट सेल का देखना है तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पे समेशन क्यों लगाया है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? e⁻² पाई आइटा uj h प्लस vj k प्लस wj l, और ये j की वैल्यू 1 to n तक जाएगी। n हमारा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। अब देखो, अगर हमने s फाइंड करना है तो हमें पहले पता होनी चाहिए कि जो यूनिट सेल में एटम कहाँ पे प्रेजेंट है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ओरिजिन पे प्रेजेंट है या फिर कहीं और प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे यूजे, वीजे एंड डब्ल्यूजे। ये हैं क्या? पोजीशन वेक्टर्स हैं ith एटम के। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ jth एटम। ith बोल रही हूँ, हमने यहाँ पे jth लिखा है तो jth एटम के हो जाएंगे। और h के l क्या है? हमारे मिलर इंडिसेस हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ये समेशन चलेगा। अगर एक एटम होगा तो सिर्फ एक आएगी वैल्यू, अगर 2 एटम्स होंगे तो पहले हम पहले एटम के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे प्लस फिर दूसरे के लिखेंगे। तो हमारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ये होता है। अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक की, सिंपल क्यूबिक में हमारे पास एटम की अरेंजमेंट कैसे होती है? एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्यूबिक में हमारे पास एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं तो मुझे ईच कॉर्नर से कितना पार्ट आ रहा है? 1/8 आ रहा है। यहाँ से भी 1/8, यहाँ से भी, तो सबसे हम मुझे 1/8 पार्ट आ रहा है। तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो सबसे अगर 1/8 आ रहा है तो सिंपल क्यूबिक में मेरे पास एक एटम आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में एक एटम आ रहा है। अब मैं उसको कैसे मानूं? क्योंकि सबसे 1/8 पार्ट आ रहा है तो हम क्या मान लेते हैं? उसको ओरिजिन पे मान लेते हैं। जो एक एटम, इस यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम आएगा तो उसको हम ओरिजिन पे मान के चलते हैं। तो अब मेरे पास अगर मैं सिंपल क्यूबिक के लिए ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर निकालूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? अब u v w, एटम एक ही है, उसको हमने कहाँ मान लिया? ओरिजिन पे। ठीक है, अब s की वैल्यू निकालते हैं। समेशन हट जाएगा क्योंकि एक ही एटम है। e⁻² पाई आइटा 0 + 0 + 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, तो ये e⁻0 1 हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, मीन्स इंटेंसिटी कुछ आएगी उसकी। ठीक है, अगर यहाँ पे s की वैल्यू 0 हो जाती, s की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या थी? कैपिटल F का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं। अगर s की वैल्यू 0 हो जाए तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, बट यहाँ पे s की वैल्यू कुछ आई है तो मुझे कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हम ब्रैग्स ला कर रहे थे कि यहाँ पे रे डाली, फिर ये यहाँ चली गई डाइफ्रैक्ट होके, यहाँ से गई, फिर ये यहाँ चली गई। ये रे है, एक ही प्लेन में रह रही है। ठीक है, एक ही प्लेन में रह रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये इंसिडेंट हुई, ये क्या हो गई? हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, तो हम इसको रिफ्लेक्टेड वेव
बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी आप किसी भी प्लेन पे रे डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स किसी भी प्लेन पे डालोगे तो हमारे पास डाइफ्रैक्शन पैटर्न आएगा, हमें कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे HKL आ रहे थे, ठीक है, हम किसी भी प्लेन की बात करेंगे, यहाँ पे प्लेन्स की बात हो रही थी, तो हर एक प्लेन के अलग अलग मिलर इंडिसेस होंगे। अब यहाँ पे आप कोई वी वैल्यू पुट कर लो, कौन सी वी वैल्यू पुट कर लो, HKL की, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है HKL पे। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में हमारे पास ऑल द रिफ्लेक्शंस आर पॉसिबल, ऑल द रिफ्लेक्शंस आर पॉसिबल। चाहे आप बात कर लो 1-1 प्लेन की, ठीक है, ये चाहे आप 1-1-0, चाहे 1-0-0, आप किसी की भी बात कर लो, यहाँ पे रिफ्लेक्शंस आएंगी, सबसे हमें इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट हम करते हैं BCC के लिए क्या होगा। अब हम फाइंड करेंगे BCC के लिए। तो अगर हमने BCC के लिए फाइंड करना है तो हमें पहले यूनिट सेल बनाएंगे उसका। तो BCC में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर है तो 8 एटम्स होंगे, एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब देखो अगर हम BCC की बात करें कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे एक यूनिट सेल में, तो यहाँ पे हमें 8 कॉर्नर्स हैं, एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो हमें कॉर्नर वाले से एक एटम मिलेगा, और एक बॉडी के सेंटर में है वो पूरे का पूरा एटम आ जाएगा। तो BCC में हमारे पास 2 एटम्स आते हैं। अब ये वाले एटम को, जो कॉर्नर वाले एटम है, उसको हमने सिंपल क्यूबिक में क्या माना है, ओरिजिन पे पढ़ा है वो, तो UVW फर्स्ट एटम है जो कॉर्नर से मिल रहा है, उसको हमने ओरिजिन पे माना है। ठीक है, जो सेकंड वाला है अब उसको कहाँ माना जाए, क्योंकि बाकियों को मैंने ओरिजिन पे माना है, तो इसको हम सेंटर वाले को क्या मान लेते हैं, 1/2 पोजीशन पे। ठीक है, ये क्या होगा, 1/2 पोजीशन पे होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास 2 एटम है, दोनों की पोजीशन फाइंड हो गई। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन e⁻² पाई आइटा जे, यहाँ पे UJ H VJ K प्लस WJ L। ठीक है, यही हो जाएगा। अब समेशन 2 एटम्स तक जाएगा, अब समेशन 2 एटम्स तक जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा पहले ये वाले एटम के लिए तो 2 पाई आइटा 0 + 0 + 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड एटम के लिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आइटा UJ की वैल्यू हाफ H, फिर VJ की वैल्यू हाफ, फिर WJ की वैल्यू भी हाफ, ये आ जाएगा। ये e⁻0 1 प्लस e⁻, यहाँ से अगर मैं 2 निकालूँ तो वो कट जाएगा, ये आएगा पाई आइटा H + K + L। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर ये आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि किसके लिए S की वैल्यू इंटेंसिटी, कहीं किसी के लिए 0 तो नहीं आ रही इंटेंसिटी। ठीक है, क्या हमारे पास सभी पॉसिबल है कि मैं कहीं से भी रिफ्लेक्शन करवा लूँ, हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब वो चेक करने के लिए सपोज करती हूँ मैं H की वैल्यू क्या मान लेती हूँ, मैं 1 मान लेती हूँ, HKL की वैल्यूज़ क्या मान लेती हूँ, 1 अगर मैं ये मानूँ, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, तो अगर मैं तीनों को प्लस करूँगी
तो क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + e⁻⁴ पाई आइटा, यहाँ पे 3 पाई आइटा कितना होता है -1, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी 0 आ जाएगी, मीन्स कि इस वाले प्लेन से पॉसिबल नहीं है रिफ्लेक्शन। अगर मैं बात करूं जैसे 2 1 2 की 2 1 2 की, अगर मैं तीनों को प्लस करूंगी h + k + l, ये क्या हो जाएगा 2 + 4 2 + 2 4 + 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 पुट करोगे, यहाँ पे 5 पुट करोगे, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। तो अगर हमारे पास h के l की वैल्यू ऑड होती है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इंटेंसिटी क्या आ रही है 0 आ रही है। जैसे हमारे पास सिंपल क्यूबिक में सभी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल थी, बट यहाँ पे हमारे पास BCC में जब h के l की वैल्यू h + k + l की वैल्यू ऑड आ जाएगी तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इवन वैल्यू रख के देखूँ, ठीक है, इवन वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, अगर मैं 1 1 0 मान लूँ तो h + k + l की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो e⁻² पाई आइटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो मेरे पास यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 2, मीन्स s की कुछ वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास BCC में क्या कंडीशंस आ गई, हमारे पास कंडीशंस आ गई कि अगर h + k + l की वैल्यू ऑड है तो इंटेंसिटी 0 आ जाएगी, मीन्स s की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर h + k + l की वैल्यू इवन आ जाती है तो हमारे पास कुछ इंटेंसिटी आएगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि BCC में कौन सी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं, तो BCC में जब तीनों को प्लस करेंगे तो इवन वैल्यू आई तो वो पॉसिबल है, और अगर तीनों को प्लस करके ऑड आया तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं FCC के लिए। तो FCC के लिए क्या होगा, अब पहले हम FCC का यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, अगर FCC का यूनिट सेल बनाएंगे तो FCC में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और ईच फेस पे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास एक एटम मुझे कॉर्नर से मिलेगा, जो कॉर्नर वाला एटम है उसको हम ओरिजिन पे मान रहे हैं, तो हमारे पास U1 V1 W1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट एटम के लिए 0 0 0। अब हमारे पास 3 एटम्स फेसेस से मिलेंगे मुझे, ठीक है, क्योंकि एक फेस की कंट्रीब्यूशन हाफ होती है, तो 6 फेस हैं, तो मुझे 3 एटम फेसेस से मिलेंगे। अब देखो, जो अगर हम BCC की बात करें तो BCC में क्या था, एटम बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट था। तो एटम अगर सेंटर में प्रेजेंट था बॉडी के, तो उसके x कोऑर्डिनेट भी होंगे, y भी होंगे, z भी होंगे। बट यहाँ पे एटम कहाँ से मिल रहे हैं मुझे फेसेस से एटम मिल रहे हैं। अगर फेसेस से एटम मिल रहे हैं तो अगर ये फेस है तो वो तो 2 डायमेंशन में है, ठीक है, तो उसके सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे और थर्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम सेकंड वाले एटम को, अब हमारे पास 4 एटम्स हैं, ठीक है, तो सेकंड वाले एटम को हम क्या मान लेते हैं कि वो 1/2 1/2। अब एक कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं। सेकंड U3 V3 W3 थर्ड एटम, अब ये अगर XY में है तो हम सेकंड एटम को क्या मान लेते हैं कि वो XZ में है, वो XZ में है। फोर्थ एटम U4 V4 W4,
ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम वाई जेड प्लेन में मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 एटम्स हैं, 3 एक ओरिजिन पे पड़ा है जो कॉर्नर वाले से मिल रहा है, और 3 एटम ऐसे हैं जो हमें फेसेस से मिल रहे हैं, तो उसके 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे और एक 0 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर। e रेज़ टू पावर 2 पाई आइटा यू जे एच प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू जे एल, ठीक है। अब फर्स्ट एटम, अब ये समेशन कहाँ तक जाएगा, अब हम 4 एटम की बात कर रहे हैं तो 4 तक जाएगा। अब अगर 1 है तो फर्स्ट एटम 0 ओरिजिन पे पड़ा है, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। प्लस अब हम सेकेंड आइटम की बात करते हैं, तो e रेज़ टू पावर 2 पाई आइटा। अब h की वैल्यू सॉरी यू जे की वैल्यू हाफ है, h वी जे की वैल्यू हाफ है, k ये 0 हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू जे की वैल्यू क्या है, 0 है। प्लस ऐसे ही अब इसके लिए लिखते हैं, तो 2 पाई आइटा, अब इसमें फर्स्ट आएगा, सेकंड वी जे 0 है, प्लस थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही इस एटम के लिए लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अब इसमें यू जे 0 है, ठीक है, यू 4 क्या है हमारा 0 है और ये हाफ है, तो ये k बाई एल सॉरी k बाई 2 और l बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, s की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ये 2 के साथ 2 कैंसिल, e रेज़ टू पावर पाई आइटा h प्लस के प्लस e रेज़ टू पावर पाई आइटा, यहाँ से h प्लस यहाँ पे l है, h प्लस l प्लस e रेज़ टू पावर पाई आइटा, यहाँ पे k प्लस l हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर ये आ गया है FCC के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल है और कौन सी नहीं है, क्या इसमें सभी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं HKL की वैल्यू को मान लूँ 1 1 0 ही मान लूँ, ठीक है, 1 1 0, इसमें क्या है, 2 ऑड हैं, एक इवन है, 0 इवन ही होता है। तो अब देखो अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, तो ये ऑड आ गया। यहाँ पे फिर 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू 2 पाई आइटा की वैल्यू एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू माइनस होती है और इसकी वैल्यू भी माइनस, तो ये कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास FCC में क्या आया है, जब भी हमारे पास ऑड इवन या फिर इवन ऑड कॉम्बिनेशन होंगे, देखो ऐसे जैसे 2 ऑड हैं एक इवन है, या फिर मैं लिख लूँ 0 2 1, ठीक है, इसमें 2 इवन है एक ऑड है, तो जब भी ऐसे इवन ऑड वाले कॉम्बिनेशंस आएंगे तो उसके लिए रिफ्लेक्शंस पॉसिबल नहीं है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मैं तीनों ऑड ले लेती, अगर मैं तीनों ऑड ले लेती या फिर तीनों इवन ले लेती तो उसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं h के l की वैल्यू को क्या ले रही हूँ 1 1 1, तीनों ऑड ले रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 1 1 प्लस 1 2 e रेज़ टू पावर 2 पाई आइटा, 1 प्लस 1 2 e रेज़ टू पावर 2 पाई आइटा, 1 प्लस 1 2 2 पाई आइटा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये आ जाएगा 4। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें कुछ इंटेंसिटी मिल रही है। अगर मैं तीनों इवन ले लूँ, जैसे 2 2 2 ले लूँ,
ठीक है। यहाँ पे 0 भी ले सकती हूँ, वो भी इवन है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें कि इंटेंसिटी क्या आएगी, तो 1 + 2 + 2 4 आइटा, यहाँ से 2 + 0 2 आइटा, 2 + 0 फिर 2 आइटा आ जाएगा, 2 पाई आइटा। जब भी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इवन वैल्यूज़ आती हैं तो इसकी वैल्यू 1 रहती है। अगर यहाँ पे ऑड आएगी तो उसकी वैल्यू -1 रहेगी। तो ये इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इससे भी मुझे कुछ इंटेंसिटी मिल रही है। तो हमारे पास एफसीसी में कंडीशन क्या आ गई है, अब एफसीसी में हमारे पास कंडीशन आ गई है एफसीसी में जब भी हमारे पास HKL की वैल्यू या तो ऑल इवन होनी चाहिए या फिर ऑड हो, तो हमारे पास इंटेंसिटी कुछ आएगी, 0 नहीं होगी। अगर कॉम्बिनेशन आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ इवन ऑड, ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो उसमें सभी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं। अगर BCC की बात करते हैं तो उसमें अगर H + K + L की वैल्यू इवन आएगी तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अगर ऑड आ जाएगी तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर सारे इवन, या तो सारे इवन होने चाहिए जैसे 2 2 2, ठीक है, या फिर 2 2 0, या फिर सारे ऑड होने चाहिए तो रिफ्लेक्शंस पॉसिबल है। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1 1 0 का, ठीक है, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तब भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनको याद रखना है। अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl में हमारे पास NaCl का अगर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर निकालोगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा FCC की तरह, ठीक है। NaCl का जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर वही कंडीशन होगी जो हमने अभी FCC के लिए की है। सेकंड, अगर हम बात करें डायमंड की, अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड में कौन सी वैल्यू पे, कौन सी HK वैल्यू पे रिफ्लेक्शंस आएंगी और कौन सी HK वैल्यू पे रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगी। तो इसके लिए जो भी ऑल ऑड, अगर ऑल ऑड होंगे तो इंटेंसिटी आएगी, कुछ इंटेंसिटी आएगी। जब सभी ऑड होंगे जैसे 1 1 1, 3 3 3 हो गया, 3 3 1 हो गया, ठीक है, ऐसे। अब अगर ऑल इवन हो बट साथ में क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 या फिर डिविजिबल बाय 4, तो वो वाली रिफ्लेक्शंस पॉसिबल है। देखो, ऑल ऑड वाली पॉसिबल है और इवन होने चाहिए बट मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स या फिर डिविजिबल बाय 4, तो रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं किसमें, डायमंड में। तो डिविजिबल बाय 4 जैसे 4 4 4 हो गया, ठीक है, 4 8 4 हो गया, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, ऑल इवन तो होने चाहिए बट डिविजिबल बाय 4 भी आने चाहिए। यहाँ पे 0 कर देंगे तो वो भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो डायमंड में याद रखना है जो बाकी होंगे इवन ऑड के कॉम्बिनेशन वो पॉसिबल नहीं है। तो डायमंड के लिए याद क्या रखना है कि सारे इवन ऑड होने चाहिए, या तो अगर इवन है तो वो मल्टीपल होने चाहिए 4 के, ठीक है। अब एक आता है हमारे पास KCl का। नेक्स्ट है हमारे पास KCl। जो KCl का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है NaCl की तरह। जो KCl का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है NaCl की तरह, बट यहाँ पे जो इसके क्या होंगे, हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी कि रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं, वो होंगी 2 टाइम्स जो सिंपल क्यूबिक में थी, 2 टाइम्स जो सिंपल क्यूबिक में थी। सिंपल क्यूबिक में सभी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल थी, जैसे 1 0 0 भी पॉसिबल है,
110 भी पॉसिबल है, उसमें तो सभी पॉसिबल हैं। तो अगर KCL का निकालना है तो वो क्या हो जाएंगी, सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 200 पॉसिबल है, 220 पॉसिबल है, 222 पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ 2 टाइम्स सिंपल क्यूबिक करना है आपको। सिंपल क्यूबिक के लिए जो भी था उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको KCL के रिफ्लेक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी जो होंगी जैसे 100, ठीक है, ये वाली पॉसिबल नहीं होंगी, सिर्फ 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो वाली पॉसिबल होंगी। अब एक है हमारे पास हेक्सागोन। अगर मैं हेक्सागोन की बात करूं, हेक्सागोनल, ठीक है, HCP इन 3D, ठीक है, अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रही हूँ 3D में, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें अगर मैं एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाऊँ, 3D में प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाऊँ तो उसमें हमारे पास 2 एटम्स आएंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में उसमें हमारे पास 2 एटम्स आएंगे। फर्स्ट एटम कहाँ प्लेस होगा, 0 ओरिजिन पे, ठीक है। सेकेंड एटम प्लेस होगा 1/3, 2/3, 1/2 पोजीशन पे, ठीक है। हेक्सागोनल में अगर हम 3D की बात कर रही हूँ, अगर मैं उसमें एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाऊँ तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो 2 आएंगे। फर्स्ट एटम कहाँ प्लेस होगा, ओरिजिन पे। सेकेंड एटम कहाँ प्लेस होगा, 1/3, 2/3 और 1/2 पोजीशन पे। अब 2 एटम्स हैं हमारे पास। अब इसका आपने ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने ब्रैग कंडीशन लिखी थी 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पीक की बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर पीक में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो उसका जो D होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा, उसका D भी सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो उसमें D सबसे ज़्यादा होगा। अगर मैं सभी को, ठीक है, लिख दूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ D में, अब मैं लिख रही हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ D में, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ 100 की, 100 प्लेन की बात कर रही हूँ, हमारे पास D की वैल्यू होती कितनी है। अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ, h² + k² + l², ठीक है। अगर मैं 100 प्लेन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/1 + 0 + 0, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास a। अगर मैं 110 प्लेन की बात करूँ तो यहाँ पे 1 + 1 + 0, ये नीचे 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग a/√2। ऐसे 1 1 तीनों 1 हो जाएं, उस केस में क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√3, ठीक है। अब आगे हम 200 पे जाते हैं, तो 200 के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 2, क्योंकि अगर 200 रखेंगे तो सेम वैल्यू 200 की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। फिर 210 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है D का। तो ये वाली हमारी फर्स्ट पीक होगी, फिर सेकंड पीक होगी, फिर थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। ऐसे अगर हम जाते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट पीक कौन सी होगी तो ये होगी, ठीक है। अब अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, फॉर सिंपल क्यूबिक, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रही हूँ तो उसमें आपने क्या देखना है, सिंपल क्यूबिक में तो HCl पे वो डिपेंड ही नहीं करता, सभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, ये सेकेंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, ऐसे ये फोर्थ ऑर्डर, ऐसे ये फिफ्थ ऑर्डर। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, बॉडी सेंटर्ड की, अगर मैं बात करूँ
बॉडी सेंटर्ड की। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, अगर तीनों की वैल्यू इवन है तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखते हैं, तीनों की वैल्यू इवन है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है 1 1 0, ये पॉसिबल है नहीं है, फिर 2 0 0, फिर 2 1 0 भी पॉसिबल नहीं है, फिर 2 1 1 पॉसिबल होगा। तो अगर आपसे बीसीसी में पूछे कि फर्स्ट पीक कौन सी आएगी, तो बीसीसी में फर्स्ट पीक ये आएगी, ये फर्स्ट पीक होगी, ये सेकंड पीक होगी, ये हमारी थर्ड पीक होगी। ठीक है, तो ऐसे सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, आपको सिर्फ डी के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलना है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं एफसीसी की, अगर मैं बात कर रही हूँ एफसीसी की, तो एफसीसी के लिए हमारे पास कौन सी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, या तो सारे ऑड हो या फिर सारे इवन हो। ये इवन ऑड वाला है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये फिर इवन ऑड वाला है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है, फिर ये इवन है, ये पॉसिबल है, यस ये वाला पॉसिबल है, फिर ये इवन ऑड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एफसीसी में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पीक कौन सी हो जाएगी, ये, इसमें ये वाली सेकंड ऑर्डर पीक हो जाएगी। तो ऐसे हमें जो हमने कंडीशंस किए हैं ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर की कि कौन सी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल है और कौन सी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल नहीं है, उस पर आप बताओगे कि हाँ बीसीसी में फ़र्स्ट ऑर्डर पीक ये आएगी, एफसीसी में फ़र्स्ट ऑर्डर पीक ये आएगी और सिंपल क्यूबिक में ये आएगी। अगर हम बात करें केसीएल की, अगर हम बात करें केसीएल की, तो केसीएल में फ़र्स्ट पीक क्या होगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या थी रिफ्लेक्शन, 2 टाइम्स सिंपल क्यूबिक वाली थी। अब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0, ठीक है, फिर आएगा 2 2 0 2 2 2, ऐसे ही 4 0 0, यही बन जाएगी क्योंकि सिंपल क्यूबिक में तो सभी पॉसिबल थी, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी फर्स्ट पीक बन जाएगी। ऐसे ही ये वाली सेकंड, ऐसे ही ये वाली थर्ड पीक, ये फोर्थ, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर की कंडीशन पता होना चाहिए कि किस पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है और किस पे पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमने डी की वैल्यू निकाली है, डी मीन्स इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू। हमने d की वैल्यू निकाली है 1/h² प्लस a² k² प्लस l² b² प्लस l² बाय c²। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू हमारी ये होती है। अब आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर तो कोई अलाउड है तो उसके लिए ये आएगा, अगर तो कोई प्लेन अलाउड है। अब कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं अलाउड है उस पर आप कैसे चेक करोगे, मीन्स अलाउड रिफ्लेक्शन, इसको अलाउड रिफ्लेक्शंस भी लिख सकते हो। अगर तो रिफ्लेक्शंस क्या है हमारी अलाउड हैं, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बट अगर रिफ्लेक्शंस अलाउड नहीं हैं, नॉन अलाउड रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, h² प्लस k² प्लस l²। अगर तो रिफ्लेक्शंस अलाउड है, अलाउड आपको कैसे पता चलेगा, HKL की वैल्यू पे। अगर आप सिंपल क्यूबिक की बात करते हो तो उसके लिए सबके लिए ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, उसके लिए अगर तीनों की वैल्यू इवन होगी तब अलाउड होगी। ठीक है, तो जब तो अलाउड ट्रांजिशंस हैं, अलाउड रिफ्लेक्शंस हैं, तो उसके लिए तो डी की वैल्यू ये आ जाएगी। बट अगर नहीं अलाउड है तो उसके लिए ये आ जाएगी। अब ये हम हाफ से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये हम हाफ से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, अगर मैं बीसीसी की ही बात करूं, अगर मैं बीसीसी की ही बात करूं, ठीक है, अगर हम बीसीसी की बात करें, एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक एटम सेंटर पे प्रेजेंट है, एक एटम सेंटर में प्रेजेंट है।
अब देखो, अगर आपको अपना रूम इमेजिन करना है कि आपके अगर रूम के सेंटर में प्रेजेंट है, क्या क्या वो किसी प्लेन में आ रहे हैं? वो वाला सेंटर वाला एटम क्या किसी प्लेन में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अगर हमने उससे रिफ्लेक्शन करवानी है तो हम क्या करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक प्लेन बना सकते हैं, ठीक है, एक प्लेन बना सकते हैं। अगर ये वाली दीवार है, ठीक है, ये आपके बिल्कुल सामने वाली दीवार है, फिर आपके ये एक बैक वाली दीवार है, एक मैं ऐसे ही एक वर्टिकल दीवार बिल्कुल सेंटर में खड़ी कर दूं तो वो एटम आ जाएगा उस प्लेन में, ठीक है, तो एटम आ जाएगा उस प्लेन में। तो हमारे पास, मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे प्लेन बना देती हूँ, क्या कि ताकि ये वाला एटम एक प्लेन में आ जाए, ठीक है, एक दीवार खड़ी कर दी मैंने सेंटर में उसके वर्टिकली। तो अब देखो, अब अगर आपने सेंटर में एक दीवार खड़ी कर दी, एक आपके बिल्कुल सामने दीवार है, ठीक है, एक सामने है, अब एक सेंटर में आ गई और एक पीछे है, तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ ही तो हो जाएगा। तो तभी यहाँ पे हाफ आया है। तो जब भी नॉन अलाउड होगा कोई भी प्लेन, ठीक है, नॉन अलाउड होगी कोई भी रिफ्लेक्शन, तो उसके साथ आपने जब भी डी निकालना है तो आपने हाफ लगा देना है। तो अब आप जब भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग चेक करोगे, ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालोगे तो आप पहले चेक करोगे कि क्या वो प्लेन अलाउड है कि नहीं है। अगर तो अलाउड है तो वो सिंपली आ जाएगा, बट अगर अलाउड नहीं है तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर। थैंक यू।